हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस टॉपिक में, इस पीपीटी में हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एयर। इस चैप्टर के थ्रू, इस पीपीटी के थ्रू वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। उसके बाद हम लोग कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और वेदर और क्लाइमेट का क्या आपका डिफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। आफ्टर दैट वी विल आल्सो कवर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, उसके संगठक कौन कौन से होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर O2 एंड CO2 बैलेंस इन आवर प्लैनेट अर्थ। हमारे दुनिया को चलाने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, वो भी हम इस पीपीटी में कवर करेंगे। देन वी गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर के कितने आपके कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे। एंड एट लास्ट वी विल कवर रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लैनेट अर्थ। थोड़ा सा अब हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रॉड स्केल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अगर हवा की बात की जाए तो ये हमारे चारों ओर होता है, चाहे हम घर के अंदर हो, चाहे हम घर के बाहर हो, चाहे हम पहाड़ पे हो, चाहे हम नीचे हो। एयर सराउंड अस एवरीवेयर इन आवर प्लैनेट अर्थ। इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। अगर एयर की बात की जाए तो ये एक तरह का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण? इसमें गैसेस पाए जाते हैं जैसे O2 और CO2, साथ में नाइट्रोजन, along with that वाटर वेपर भी पाई जाती है और साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दिस एयर फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें तो यही हवा जो होती है ये एक सुरक्षात्मक कंबल या फिर एक लिफाफे से हमारे पूरे पृथ्वी को कवर करके रखती है और इसी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर तो याद रखिएगा, द एटमॉस्फेयर गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स एंड रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। ये जो एटमॉस्फेयर होती है यही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ब्रीथ करने के लिए। साथ ही साथ प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसका रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी प्रोवाइड करने का काम एटमॉस्फेयर का होता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को, तापमान को भी नियंत्रित करती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर नाउ। द एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ये एक तरह का इन्वेलप होता है, एक तरह का कंबल होता है, एक तरह का लिफाफा होता है जो कि अर्थ को एयर के एक लेयर से घेर कर रखती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें। इट प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट। अगर हम दिन और रात की बात करें तो दिन और रात के टेम्परेचर में, तापमान में जो अंतर होता है उस अंतर को भी कंट्रोल करने का काम एटमॉस्फेयर अथवा वायुमंडल का होता है। विदाउट इट अर्थ वुड बी अनफिट फॉर लिविंग बींग्स। अगर हम एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो याद रखिएगा कि बिना एटमॉस्फेयर के हमारे अर्थ में लाइफ का कोई भी कॉन्सेप्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड इट ऑल्सो प्लेज ए की रोल इन वेदर और क्लाइमेट। और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर किसी भी एरिया के वेदर को, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले वेदर का डिफिनेशन देखें। वेदर, when you try to define it, it is a short term condition of the atmosphere। हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं उसे हम वेदर का नाम देते हैं, जैसे कि सनी वेदर, क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, कोल्ड वेदर। बट इफ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट तो क्लाइमेट जो होता है दिस इज डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इन ए रीजन। किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लंबे समय तक रहने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को हम लोग क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट केरला तो केरला का जो वेदर होता है वो हॉट और वेट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप राजस्थान का वेदर देखते हैं तो ये जो होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। और एक आपको पॉइंट याद रखना है कि वेदर जो होती है ये तुरंत तुरंत बदलती है। जैसे कि एक ही दिन में आप गर्मी का एहसास कर सकते हैं, ठंडी का एहसास कर सकते हैं, साथ में बारिश भी हो सकती है। बट क्लाइमेट जो होता है ये धीरे धीरे करके सालों के बाद बदलता है किसी एरिया के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन आवर प्लैनेट अर्थ, और एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही हमारे लाइफ में, हमारे प्लैनेट अर्थ में फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जानते हैं। इट ट्रैप्स हीट एंड कीप्स अर्थ वार्म एनफ फॉर लाइफ। और ग्रीन हाउस गैस का फंक्शन क्या होता है? CO2 जो होती है ये सोलर हीट को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और हमारे अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को, वार्मथ को कंट्रोल करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग कोल, पेट्रोल एंड ऑयल रिलीजेज एक्स्ट्रा CO2। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का जो परसेंटेज होता है दैट इज 0.03%। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि जब हम कोयला जलाते हैं या फिर जब हम लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल अथवा डीजल का उपयोग करते हैं या फिर किसी भी फॉसिल फ्यूल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसके कंबसन से CO2 प्रोड्यूस होता है। और अगर हम बात करें कि अगर CO2 की मात्रा 0.03% से बढ़कर अधिक हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे अर्थ के ग्लोबल क्लाइमेट पे, ग्लोबल वेदर पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपकी CO2 की मात्रा बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो दिस इंक्रीजमेंट इन द परसेंटेज ऑफ CO2 विल लीड्स टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेनन। साथ ही साथ इट ऑल्सो इंड्यूसेस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अगर आप CO2 की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। इस ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और ग्लेशियर्स से पिघला हुआ पानी धीरे धीरे हमारे सी में जाएगा, विच विल लीड टुवर्ड्स द राइज इन द सी लेवल, एंड दिस राइज इन द सी लेवल अल्टीमेटली विल टर्न इनटू ए फ्लड इन कोस्टल रीजन। जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो वहां के जो तटीय इलाके होंगे वो बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही साथ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगर आप बहुत लंबे समय तक कहीं पर CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वहां का क्लाइमेट चेंज होगा, जिस क्लाइमेट के चेंज होने से वहां पर पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल, उनके लाइफ स्टाइल पर भी असर पड़ सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये हम लोग पार्ट 1 सबसे पहले देखेंगे। द एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस। हमारा जो वायुमंडल होता है ये अनेक तरह के गैसेस से बना होता है। मेजरली इट कंटेन्स नाइट्रोजन 78%। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे एबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, एक गैस है जिसका परसेंटेज 78% होता है। ये मोस्ट एबंडेंट है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन बट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है लेकिन यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा यूज नहीं कर सकते। स्पेशल बैक्टीरिया नॉन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कन्वर्टिंग बैक्टीरिया वो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और इस फॉर्म को प्लांट यूज करते हैं। आफ्टर नाइट्रोजन आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। इसमें करीब करीब 21% जो होता है ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, और यही ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्रीदिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होती है तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां पर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट। इसमें और भी बहुत सारे गैस पाए जाते हैं लेकिन इसकी मात्रा जो होती है ये बहुत सीमित होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये काफी हार्मफुल हो सकते हैं और इसकी मात्रा जो होती है ये 0.03% होती है। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स gases like argon, helium, हाइड्रोजन इन वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ ओजोन भी पाया जाता है। ये ओजोन जो होती है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। हमारे सूर्य के किरणों में एक हानिकारक पराबैंगनी किरण पाई जाती है, यूवी रेज पाई जाती है, जिससे बचाने के लिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ वाटर वेपर पाई जाती है which is very important for cloud formation and which result into the rain। और इसी बारिश से हमारा जो वाटर साइकिल होता है ये आपका कंटिन्यूअस फ्लो में रन करता है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आखिर
हमारे पृथ्वी में, हमारे प्लैनेट अर्थ में CO2 और O2 का बैलेंस क्यों होना जरूरी है। सबसे पहले आप इस इमेज पे ध्यान दें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं ये O2 प्रोड्यूस करते हैं। इस O2 को एक ह्यूमन के द्वारा इनहेल किया जा रहा है एंड आफ्टर रिस्पिरेशन ह्यूमंस जो होते हैं CO2 प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फॉर द एक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के द्वारा हमारे अर्थ में O2 और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू नीड टू रिमेंबर प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस O2 को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम ह्यूमन और दूसरे जानवरों की बात करें तो हम लोग उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और इन रिटर्न हम लोग CO2 प्रोड्यूस करते हैं। दिस नेचुरल साइकिल कीप्स ए बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो दो प्रोसेस है आपका, पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और दूसरा प्रोसेस रिस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ यू डू नीड टू रिमेंबर वन मोर पॉइंट, कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स डिस्टर्ब दिस बैलेंस। ये हमारे पृथ्वी का जो एक प्राकृतिक जो एक बैलेंस बना हुआ था O2 CO2, ये बैलेंस अब धीरे धीरे आपका इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जिससे कि CO2 की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उस अनुपात में ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एयर सर्कुलेशन, हवा का प्रवाह। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज होती है। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हमारी जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और इसलिए वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ आती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि when air is heated it becomes light and rises upward। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण ये हल्की हो जाती है और धीरे धीरे कर ऊपर उठती है। कोल्ड एयर इज हैवियर एंड सिंक्स डाउन। अगर हम ठंडे हवा की बात करें तो ये भारी होती है और इसी कारण ये नीचे की ओर ज्यादा बैठती है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स एयर सर्कुलेशन। और ये गर्म हवा और ठंडी हवा का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, इसी मूवमेंट के कारण एयर सर्कुलेशन होती है। एंड दिस एयर सर्कुलेशन अफेक्ट्स विंड, रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑन अर्थ। और इस एयर सर्कुलेशन का प्रभाव बहुत जगह पड़ता है, जैसे कि विंड्स, हवा के प्रवाह पर, रेनफॉल, किसी एरिया में कितनी बारिश होती है वो भी एयर सर्कुलेशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ अर्थ के टेम्परेचर को भी ये अफेक्ट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस पीपीटी में एक इमेज है, स्लाइड में एक इमेज है, आप उसे देखें। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि एटमॉस्फेयर में बेसिकली आपके 6 कंपोनेंट होते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेजोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड द फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। तो हम लोग इन सारे लेयर्स को एक बाय एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट। ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है, सबसे नजदीक होता है और जीवन को चलाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं। सेकेंड लेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर इज नॉन एज स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है और हमारे जो एयरप्लेन होते हैं वो भी इसी स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। थर्ड लेयर जो होता है मेजोस्फेयर होता है और यहां पर आपको मेटेओराइट्स जो उल्का पिंड होते हैं वो जलते हुए दिख सकते हैं। फोर्थ लेयर इज नॉन एज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम लोग आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो पांचवा लेयर होता है जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, दैट लेयर इज नॉन एज एक्सोस्फेयर और ये हमारे जो ऊपर की हमारी अंतरिक्ष है उसके साथ ये मर्ज कर जाती है, आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है। अब हम लोग इन पांचों लेयर्स को एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर, ये सबसे नीचे का सबसे पहला लेयर है, एक्सटेंड अप टू 13 किलोमीटर। अगर हम लोग पृथ्वी के जमीन से बात करें
तो पृथ्वी के ऊपर करीब करीब 13 किलोमीटर ऊपर तक हमारा ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। इट कंटेन्स एयर वी ब्रीथ, इसी ट्रोपोस्फियर में हवा पाई जाती है जिसे हम लोग सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऑल वेदर चेंजेस लाइक रेन, स्नो, फॉग एंड स्टॉर्म्स अकर हियर, जितने भी हमारे मौसम में परिवर्तन होते हैं जैसे कि बारिश का मौसम, या फिर आपका बर्फ गिरना, या फिर आपका धुंध हो जाना, फॉग हो जाना, या फिर आंधी तूफान आना, ये सारे के सारे चेंजेस ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, और जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो एवरेज तापमान होता है पृथ्वी का वो घटता जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, और सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प की बूंदें इसी लेयर में पाई जाती हैं। चलते हैं दूसरे लेयर की ओर, नॉन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है वहीं से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। एंड इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, और ये करीब करीब 50 किलोमीटर ऊपर की ओर ऊंचाई की ओर जाती है। वेरी फ्यू क्लाउड्स एंड वेदर चेंजेस, यहाँ बादल बहुत कम पाए जाते हैं और मौसम में बहुत कम परिवर्तन होता है। बेस्ट लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, चूंकि यहाँ पर वेदर चेंजेस सबसे कम होते हैं, यहाँ का वेदर सबसे स्टेबल होता है, इसी कारण से एयरप्लेन इस जोन में फ्लाई करना सेफ महसूस करते हैं। दिस जोन कंटेन्स द ओजोन लेयर, यही ओजोन लेयर होती है जो कि हमारे सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। थर्ड लेयर की बात करें तो ये होता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर से शुरू होती है और ये करीब करीब 80 किलोमीटर के हाइट तक एक्सटेंड करता है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखें कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा लेयर है। मेटेरॉइड्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न अप हियर प्रोटेक्टिंग अर्थ सरफेस, कभी कभी जब उल्का पिंड इस लेयर के अंदर आ जाते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है और ये साथ ही साथ हमारे अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करती है। थर्मोस्फेयर, एज द नेम सजेस्ट, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा पाई जाते हैं। अबव द मेजोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर, मेजोस्फेयर खत्म होने के बाद करीब करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक थर्मोस्फेयर पाई जाती है। टेम्परेचर राइजेस शार्पली विथ एल्टीट्यूड, और यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊंचा जाते जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कर बढ़ता जाता है। कंटेन्स द आयनोस्फेयर, यहीं पर आपके आयंस भी पाए जाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑडियो वेव्स अलाउइंग वायरलेस कम्युनिकेशन, और यही जो आयनोस्फेयर होता है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को, रेडियो वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, और इसी कारण से यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चलता है। और ऑरोराज, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स आर सीन इन दिस लेयर, कभी कभी हमारी एक नॉर्दर्न आपका जो हेमिस्फीयर है या सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक लाइट का बहुत ही यूजफुल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेनन होता है जिसे हम अरोराज बोलते हैं, और ये अरोराज में जो लाइट का डिफ्लेक्शन होता है ये थर्मोस्फेयर के लेयर के कारण ही होता है। चलते हैं हमारे लास्ट लेयर की ओर, एक्सोस्फीयर। एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, और ये करीब करीब स्पेस में 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। एयर इज एक्सट्रीमली थिन हियर, यहाँ की हवा जो होती है बिल्कुल पतली होती है, सांस नहीं ली जा सकती। लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम एस्केप इनटू स्पेस, हल्की गैसेस जो होती है जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, वो हमारे स्पेस में यहां तक ऊपर पाई जाती है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन लेयर, आपको ये पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इसी एक्सोस्फीयर में ऑर्बिट करते हैं, घूमने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रोल की तरफ कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले, इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और इस फूड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस CO2 ऑल्सो कीप्स अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग हीट, इसका दूसरा काम होता है ग्रीन हाउस गैस की तरह, ये ग्रीन हाउस गैस है, दैट्स वाई इट कैन एंट्रैप द रिफ्लेक्टेड सोलर वेव्स और द सोलर लाइट। जब सोलर लाइट हमारे अर्थ से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो उस रिफ्लेक्टेड सोलर लाइट को एंट्रैप करने के लिए CO2 पाई जाती है, जो हमारे इस फेनोमेनन से हमारे अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करती है।
साथ ही साथ इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ अर्थ टेम्परेचर, ये हमारे अर्थ के औसत तापमान को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हम लोग वेदर के बारे में, और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं साइड में कुछ वेदर आइकन्स दिए गए हैं, जो आप लोग टीवी में जब वेदर का न्यूज आता है तो वहां पर ये आइकन्स आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग वी गो थ्रू द डेफिनेशन पार्ट। वेदर इंक्लूड्स 10 चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी। अगर हम वेदर की बात करें तो हमारे तापमान में जो परिवर्तन होता है, या फिर जो बारिश होती है, या फिर जो हवा होती है, या जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होता है, ये हमारे वेदर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज टेम्पोररी एंड कैन चेंज विद इन आवर्स। वेदर जो होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, अस्थायी होता है, और घंटों के अंदर ये पूर्ण रूप से बदल सकता है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर सनी वेदर, क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, स्टॉर्मी वेदर। डेली वेदर रिपोर्ट्स हेल्प अस प्लान एक्टिविटीज। कई बार जब हम लोग दिन में सुबह निकलते हैं अपने काम पर, तो हमें एक बार वेदर रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए, ताकि वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर घर से बाहर जा सकें। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस। अगर आप लंबे समय में किसी एरिया में एक खास तरह का वेदर अगर पाया जाता है तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। इट यूजुअली रिमेन कांस्टेंट फॉर सेंचुरीज। और क्लाइमेट जो होता है ये कई सदियों तक हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसमें जो डिफ्लेक्शंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, ये बहुत लंबे समय के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थार डेजर्ट, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है। और अगर केरला की बात करें तो ये वेट क्लाइमेट होता है, यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा पाई जाती है, और आपके हवा में आर्द्रता की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। क्लाइमेट अफेक्ट एग्रीकल्चर, हाउसेस, क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल। अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो ये हमारे खेती बाड़ी को, ये हमारे घरों के इंटरनल टेम्परेचर को, हमारे घरों के इंटरनल वेदर को, हमारे क्लोथिंग पैटर्न को और हमारे लाइफ स्टाइल को भी कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। कोई हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंड है, यह हमारे टेम्परेचर के मेजर के रूप में देखा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर एनर्जी। और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ये पूर्ण रूप से हमारे सन पे डिपेंड होता है। हमारी सन जो फोटोनिक एनर्जी को सेंड करती है, जो सोलर एनर्जी सेंड करती है, उसी सोलर एनर्जी के हेल्प से हम लोग अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम लाते हैं। इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट, पोल रिसीव्स मिनिमम। अगर आप अर्थ में देखें तो हमारे अर्थ में दो एरियाज बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। जो अर्थ का सेंट्रल लाइन होता है वो इक्वेटर होता है, और जो टर्मिनल इंड होती है वो इक्वेटर होती है, वो हमारे पोलर एरियाज होते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इक्वेटर जो होता है यहाँ पर सोलर लाइट इंसिडेंट होती है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम हीट कंडीशन पाई जाती है, और पोलर एरियाज में आपका हीट कंडीशन बिल्कुल मिनिमम होता है, वहाँ तापमान भी काफी कम होता है। एंड इट कॉजेज सीजनल एंड रीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये जो होता है सोलर लाइट, ये किसी भी सीजन के, किसी भी रीजन के, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें तो हाइयर टेम्परेचर मींस हाइयर एवापोरेशन, एंड हाइयर एवापोरेशन मींस मोर रेनफॉल। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे क्या होगी, आपकी एवापोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण का जो गति होगा वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इससे बारिश के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। क्रॉप्स एंड वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर आप फसल की बात करें या फिर खेती की बात करें, हरियाली की बात करें, तो ये पूर्ण रूप से टेम्परेचर पर, तापमान पर आधारित होता है। सिटीज आर वार्मर देन विलेज बिकॉज। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने जरूर पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि शहरों का जो तापमान होता है ये थोड़ा गर्म होता है एज कंपेयर टू विलेज। अब इसके रीजन पे हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस। कंक्रीट एंड बिल्डिंग एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट। इसका एक मुख्य कारण होता है कि शहरों में कंक्रीट बिल्डिंग पाए जाते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं। साथ ही साथ आपके शहरों में ग्रीनरी जो होती है, मतलब कि जो हरियाली होती है वो कम होती है, इसी कारण से टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड विलेज एरियाज में हरियाली ज्यादा होती है, तो वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो आपका लो होता है। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाले स्केल को। इस स्केल को कहा जाता है सेल्सियस स्केल। अब ये सेल्सियस स्केल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे आया है,
बिकॉज दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, इसलिए इस स्केल का नाम पड़ गया था सेल्सियस स्केल। स्टैंडर्ड स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे स्टैंडर्ड स्केल होता है। अब आपको याद रखना है 2 पॉइंट। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो फ्रीज कर जाता है, बर्फ बन जाता है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पानी होती है ये 100 डिग्री के तापमान पर आपकी खौलती है। कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ एंड साइंटिफिक स्टडी, हम लोग अपने स्कूल में, अपने प्रैक्टिकल रूम में भी इस सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी लोग इसको घर में रखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एयर प्रेशर। एयर हैज वेट एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर्स ऑन अर्थ सरफेस, हमारी हवा का एक भार होता है, ये आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये जो प्रेशर होता है, हवा जो होती है, ये हमारे अर्थ के सरफेस पे एक दबाव बनाती है। ये जो दबाव बनता है, इसी दबाव का नाम होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव हायर अबव सी लेवल, और हम लोग जैसे ही समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वैसे ही एयर प्रेशर हमारा जो होता है वो घटता जाता है। तो याद रखना है कि एयर प्रेशर जो होगा वो सी लेवल पे सबसे कम होता है, और एयर प्रेशर जो माउंटेन पे होती है वो आपका ज्यादा पाया जाता है। हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर कंडीशन, अगर आपकी टेम्परेचर बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका प्रेशर जो होता है वो घटता है, और इस प्रेशर के घटने के कारण वेदर जो होगा वो क्लाउडी और रेनी हो सकता है। अगर आपकी टेम्परेचर लो हो जाती है तो टेम्परेचर लो होने से प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, और प्रेशर हाई होने के कारण वेदर जो हो सकती है वो क्लियर और सनी हो सकती है। साथ ही साथ यू डू नीड टू रिमेंबर, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज एंड दिस मूवमेंट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड। हवा जो होती है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और इसी मूवमेंट के कारण हमारा विंड क्रिएट होता है। एयर प्रेशर इन मून, अगर इसी हवा के दबाव के बारे में बात करें चंद्रमा के संदर्भ में, कि अगर हम लोग मून पे जाते हैं तो वहां एयर प्रेशर क्या होता है, तो आपको ये पॉइंट आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि द मून हैज नो एयर सो नो एयर प्रेशर। क्योंकि हमारे चंद्रमा में किसी प्रकार का हवा पाया ही नहीं जाता, इसलिए वहां पर एयर प्रेशर भी नहीं पाई जाती। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर टू सर्वाइव, इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो लोग स्पेशल प्रेशराइज्ड आपका एक सूट पहनते हैं ताकि वहां पर वो लोग सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें। विदाउट एयर प्रेशर देयर ब्लड वेसल्स वुड बस्ट, अगर वो लोग इस सूट का इस्तेमाल ना करें तो हवा के दबाव के ना होने के कारण उनका जो ब्लड वेसल्स हो सकता है, आर्टरीज हैं, वेंस हैं, कैपिलरीज हैं, वो बस्ट हो जाएंगे, इनसे उनकी डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं विंड्स की। विंड अगर डिफिनेशन के पॉइंट से देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इज नॉन एज विंड। जब हवा हमारी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है तो इसे विंड मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। विंड्स कैरी डस्ट, स्मोक एंड समटाइम्स कॉजेज स्टॉर्म, हवा जब बहती है तो ये अपने साथ धुआं, डस्ट पार्टिकल्स, और कभी कभी जब ये बहुत तेज हो जाती है तब ये स्टॉर्म का रूप भी ले लेती है, तूफान का रूप ले लेती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन अप्रूट ट्रीज, ब्लो अवे रूफ टॉप्स एंड क्रिएट डैमेज, अगर हवा की गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो ये प्लांट्स को अप्रूट कर सकती है, उखाड़ सकती है। कई बार हमारे जो घरों के छत होते हैं वो उखड़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत मास स्केल पे डैमेज या फिर नुकसान भी पहुंचाती है। विंड्स, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। तो यहां पर आपको याद करना है, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड, सेकंड वन इज सीजनल विंड्स, एंड थर्ड वन इज लोकल विंड। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट विंड की। ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल एक ही दिशा में रहते हैं इसलिए इनको अस्थायी विंड के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज विंड एंड ईस्टरलाइज विंड, ये पूरे साल अपनी दिशा नहीं बदलते, इसलिए परमानेंट विंड्स कहलाते हैं। सीजनल विंड जो होते हैं ये सीजन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मौसम के अनुरूप में अपने दिशा को परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि मॉनसून विंड्स इन इंडिया। इंडिया में, भारत में जब मॉनसून की हवाएं आती हैं तो ये हमारी दिशा बदल लेती है। और थर्ड होता है लोकल विंड। लोकल विंड जो होती है ये छोटे हवा में एरिया में बहती है, और इन्हें जैसे कि लैंड ब्रीज मान सकते हैं, या फिर सी ब्रीज, या फिर लू, ये सब कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे लोकल विंड्स के। मॉइस्चर की अगर बात करें
तो वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम ओशन, रिवर्स एंड लैंड। हमारी जिन जिन एरियाज में आपके पानी के स्रोत पाए जाते हैं, जैसे कि ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, या फिर हमारे लैंड एरियाज में जो पानी के सोर्सेस हैं, पानी वहां से एवापोरेट करता है, वाष्पीकृत करता है। दिस वेपर राइजेज अप एंड मिक्सेस विथ एयर, और ये जो वेपर होता है, ये जो जलवाष्प होता है, ये ऊपर जाती है और हवा के साथ मिलती है। दिस ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितने मात्रा में आपका वाटर वेपर पाया जाता है, इसे ही हम ह्यूमिडिटी में जानते हैं। हायर ह्यूमिडिटी इक्वल टू स्वेट डज नॉट ड्राई इजली, अगर आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमें अगर पसीना निकलेगा भी तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, और अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो तो कपड़े सूखने में भी ज़्यादा समय लगता है। इससे आपके एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। When water vapor cools, it condenses into cloud, फिर यही जो आपकी जलवाष्प की बूंदें होती हैं, जब ठंडी होती हैं तो ठंडी होने के बाद ये संघनन कर लेती हैं, और जलवाष्प के बाद ये तुम आपके बादलों का निर्माण करती है। क्लाउड्स बिकम हैवी, वाटर ड्रॉपलेट फॉल्स एज प्रेसिपिटेशन, जब आपके बादल भारी हो जाते हैं तो उनके भारी होने के कारण पानी जो होता है वो प्रेसिपिटेशन, बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। और ये प्रेसिपिटेशन या तो बूंदों के रूप में हो सकते हैं, या कई बार आपके स्नोफॉल के रूप में होते हैं, और कई बार हेल मतलब कि जब वो आपके ओलावृष्टि के रूप में होते हैं, तब इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अगर हम बात करें कि रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड द थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉज्ड बाय इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड, जब हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसके गर्म होने के कारण जो बारिश होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। मॉइस्ट विंड्स राइज ओवर माउंटेन्स एंड कॉजेज रेन, जो हमारी विंड होती है जिसमें जलवाष्प की बूंदें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये माउंटेन एरिया से, पर्वतीय इलाकों से ऊपर चली जाती है और बारिश का निर्माण करती है। और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, अकर्स ड्यूरिंग साइक्लोन एंड डिप्रेशन, जब आपके हवा के दबाव में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, या फिर जब आपके साइक्लोन बनते हैं, तब जाकर जो बारिश होती है उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल के रूप में जानते हैं। रेन प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर फॉर प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन। अगर आपसे बात किया जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल, आखिर बारिश की महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या है, तो ये जो होता है ये प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। अगर रेनफॉल ना हो तो धीरे धीरे करके हमारे अर्थ में जो आपका यूजेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसकी मात्रा घट जाएगी। इस मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रेनफॉल की आवश्यकता होती है। मोस्ट ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल, हमारी मिट्टी के नीचे जो पानी का स्रोत होता है वो मुख्य रूप से बारिश के पानी से ही आता है। लेस रेनफॉल लीड टुवर्ड्स ड्रॉट एंड क्रॉप फेल्योर, अगर आपकी बारिश कम होती है तो इससे सूखा पड़ सकता है और हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। एंड एक्सेस रेनफॉल कैन लीड टुवर्ड्स फ्लड एंड सॉइल इरोजन, और अगर बारिश बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो ये बाढ़ का रूप ले सकती है, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन में भी मदद करती है। अब यहां से इस स्लाइड से हमारा इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने हर एक क्वेश्चन को स्लाइड के फॉर्म में डाला है, साथ ही साथ उसका एक सुटेबल आंसर जो है वो भी हर एक स्लाइड में दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे आए तो हर एक स्लाइड को स्टॉप करें और उसके क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें। ये बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इन पीपीटी स्लाइड्स में आपका पहले से ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको यहां से क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है डियर स्टूडेंट। बस आपको पेशेंस रखना है कि हर एक स्लाइड को आपको पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप उसे आंसर को देख सकते हैं। इसमें आपके एम्पल अमाउंट में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। ये जो एमसीक्यूज है ये पूरा का पूरा इस पीपीटी से लेआउट से लिया गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
हो सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में।